हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बिहार एग्जाम्स वाला पर। जी हाँ, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक स्ट्रैटेजिक प्लान है, जिसके बिहार पर हम लोग या जिसके आधार पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 कब तक आ सकती है, क्या उसकी शैक्षिक योग्यता होगी, क्या उसकी आयु सीमा होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसका फिजिकल का पैरामीटर होगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक गवर्नमेंट जो है आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए इसका नोटिफिकेशन ला सकती है। तो जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे ऐसी बातों को कि जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है। अब अगर मैं बात करूं आज का मोटिवेशन की, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो कहते हैं अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अपने आप को जो नहीं कहते एक जोश जो है वो आपका एकदम हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत बेहतर तरीके से आप हिट कर पाए। क्योंकि आप भी समझदार हैं, वैकेंसी थोड़े समय के अंतराल में आती है और जब एक बार वैकेंसी आ जाती है तो उस पर हमें काम बहुत बेहतर और अच्छा करना पड़ता है। तो नाउ चलते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार पुलिस दरोगा के लिए क्या सिनेरियो रहने वाले हैं आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। तो अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस दरोगा भर्ती 2023 के बारे में, तो योग्यता क्या होती है सबसे पहले कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या योग्यता में आप कह सकते हो स्नातक मांगते हैं। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएट होना चाहिए। वो ग्रेजुएट आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपने बीए ही किया है, सपोज कर लीजिए आपने बीएससी किया है, या सपोज कर लीजिए आपने बीकॉम किया है, या सपोज कर लीजिए आपने बीबीए किया है, या सपोज कर लीजिए आपने बीसीए किया है, सपोज कर लीजिए आपने बीटेक किया है, लेकिन आप ओवरऑल क्या हैं? ग्रेजुएट ही हैं। तो ग्रेजुएट स्नातक होना अनिवार्य है। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। दूसरी बात आती है उम्र, आयु। आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा जो मिनिमम है वो 20 वर्ष है। 20 इयर्स होनी चाहिए आपकी आयु सीमा। और कहां तक मैक्सिमम जाएगी? तो 37 इयर्स तक मैक्सिमम जाएगी, जो कि एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए रहेगी। अब आप कहेंगे सर क्या यहां पर रिलैक्सेशन भी है एज में? जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा आपको आयु में, या कह सकते हो एज में रिलैक्सेशन है 3 वर्ष। जी हाँ, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए और साथ ही साथ में महिलाओं के लिए भी। मतलब महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी मैक्सिमम एज 40 इयर्स होगी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। मतलब आपकी मैक्सिमम जो एज होगी वो 42 इयर्स रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस, जी हाँ ईडब्ल्यूएस जिसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, जिसमें 10% का रिलैक्सेशन मिलता है, या कह सकते हो 10% का आरक्षण है, रिजर्वेशन है। लेकिन इस रिजर्वेशन के आधार पर आयु में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाती। इस बात को आप याद रखेंगे। जिस तरीके से सामान्य की आयु होगी वही ईडब्ल्यूएस की आयु होगी। मान लीजिए सामान्य की आयु मिनिमम 20 इयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 37 इयर्स है। तो यही रहने वाली है, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, इस बात को याद रखें। अब पुलिस का एग्जाम है तो यहां हाइट बहुत मैटर करती है कि आपकी जो ऊंचाई है, कद है, वो कितना है। तो ऊंचाई के लिए भी यहां पर थोड़े से रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरीज के लिए। अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्त, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी दोनों ही। अब बात आती है एससी और एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं सर, तो क्या रहेगा? तो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी वर्ग में महिला
क्षेत्र से या महिला कैंडिडेट हैं या फीमेल उम्मीदवार हैं इस एग्जाम में, तो आपकी जो हाइट होगी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्तों, वो 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 155 सेंटीमीटर। तो ये हाइट की हमने बात की, ये हमने एज की बात की, और यहां पर हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फिजिकल पैरामीटर है। फिजिकल टेस्ट का सिनेरियो क्या होता है? फिजिकल टेस्ट का मतलब होता है शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, कि आप पुलिस में जाएंगे तो दौड़ कितनी होनी चाहिए, कितना आपका चेस्ट होना चाहिए, है ना, क्या हाई जंप रहेगी, क्या लॉन्ग जंप रहेगी, क्या गोला फेंक का सिनेरियो रहेगा, इस पर आप डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका फिजिकल पैरामीटर है। फिजिकल पैरामीटर में अगर हम बात करें आपकी पुरुष की अगर बात करते हैं, मतलब मेल की अगर बात करते हैं, तो मेल में जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए नॉर्मली, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो मिनिमम 81 और मैक्सिमम फूलने के बाद 86 होना चाहिए। अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। 79 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 84 फूला करके, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, उसका 84 दिया हुआ है। क्लियर? यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके की जो चेस्ट की माप है वो नहीं रखी जाती है, इस बात को याद रखें। अब बात आती है दौड़। सर दौड़ कितनी रहेगी, मतलब रनिंग कितनी करनी होगी कैंडिडेट को? तो रनिंग जो है वो 1 मील करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। मतलब आप ऐसे कह सकते हो 6.5 मिनट में लगभग 1600 मीटर मेल कैंडिडेट को दौड़ना होगा। और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी 6 मिनट में। मतलब 30 सेकंड इनके लिए कम है, लेकिन इनकी जो रनिंग है वो 600 मीटर के आसपास कम हो गई महिलाओं के लिए। हाई जंप अगर मैं बात करूं मेल के लिए तो 4 फीट होगी, 4 फीट मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो हाई जंप होगी वो 3 फीट की होगी, इस बात को याद रखें। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूं तो मेल के लिए लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट है, और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है मेरे दोस्त वो 9 फीट है। कितनी है? 9 फीट है। मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। अब बात आती है गोला फेंक। जी हां, गोला फेंक कितना होगा मेल के लिए और कितना होगा फीमेल के लिए? तो मेल के लिए जो गोला फेंक होगा वो 16 पाउंड, मतलब 16 पाउंड उसका वेट होगा, और 16 फीट फेंकना होगा। आप किसी भी कैटेगरी के मेल हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी बिलोंग करते हो, या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, ईडब्ल्यूएस से हो। महिलाओं के लिए ये 12 पाउंड 12 पाउंड का वेट होगा और 10 फीट फेंकना होगा महिला फीमेल के लिए। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, इस बात को याद रखें। तो ये फिजिकल पैरामीटर है किसका? बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का फिजिकल पैरामीटर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे साथियों से, तो लिखित परीक्षा। जी हां, लिखित परीक्षा है यहां पर, और लिखित परीक्षा में 2 आपके कह सकते हो एग्जाम होंगे। एक आपका प्री होगा, जिसे पीटी भी कह सकते हैं, और दूसरा जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो मेंस का एग्जाम होगा। किसका होगा? मेंस का एग्जाम होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो एक पीटी है और एक दूसरा मेंस है। प्रारंभिक परीक्षा अगर पीटी की बात करूं तो 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब कहने का एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है। जो बच्चे को समय दिया जाता है, जो अवधि होती है पेपर को सॉल्व करने की, वो 2 घंटे की दी जाती है। 2 घंटे में उसे पेपर को हल करना है पीटी को। और इसमें क्वेश्चन किसके होते हैं? अब प्रश्न ये है, क्वेश्चन किसके होते हैं सर? सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में होते हैं क्वेश्चन। यहां पर 30% से अधिक अंक पाने वाले मुख्य परीक्षा देंगे। देखिए ये बात लिखी जरूर होती है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा ये बात लिखी रहेगी कि 30% से अधिक अगर अंक आपके आते हैं तो आपको पीटी के बाद मेंस देने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर एक मान लीजिए सपोज करिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स थे, ठीक है, और 100 क्वेश्चंस थे। क्लियर? 100 क्वेश्चंस थे और आपके 200 मार्क्स थे, ठीक है। तो अब यहां पे जो कट ऑफ गिरता है, यहां पे जो कट ऑफ लगता है, वो देखना होता है कि किस आधार पर कट ऑफ गया है, ठीक है। तो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जाता है हमेशा।
तो पता चला 120 लगा है कट ऑफ, तो ये तो 60 क्वेश्चन हो गए, 120 मतलब 60 क्वेश्चन, और आप कह रहे 30% ले आइए। तो ये 30% नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा, इसका एक अपना स्टैंडर्ड कट ऑफ बनता है, उस आधार पर मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात कि सर सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में क्या क्या आता है। देखिए सामान्य ज्ञान में आपका मैं बता दूं, हिस्ट्री का पोर्शन पूरा, पॉलिटी या भारतीय संविधान भी कह सकते हैं। तीसरा आपका ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन दोस्त, भारतीय भूगोल का मेजर पोर्शन है यहाँ पे, इंडियन ज्योग्राफी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहीं पर आपका जनरल साइंस, यहीं पर आपका रहता है डिफेंस टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा, भी रहता है, ठीक है। साथ ही साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट रहता है। टेक्नोलॉजी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत घबरा नहीं जाइएगा। जैसे आपने देखा होगा इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, इसरो ने कोई सैटेलाइट डेवलप किया, कब लॉन्च किया, वो PSLV था, GSLV था, किस तरीके का था, कितने सैटेलाइट लेके गया, ये सारी चीज़ें जो करंट से भी रिलेट करती हैं। डिफेंस में आपका DRDO ने कौन सी मिसाइल डेवलप की, इस तरीके क्या उसकी रेंज है, कब टेस्ट फायर किया, कहाँ पर किया, तो ये कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं बिहार GK, ये स्टेट का जीके होता है मेरे दोस्त, बिहार जीके का पार्ट रहता है, जीके GS का स्टैटिक पोर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। यहां पर स्टैटिक जीके भी रहती है। उसके साथ साथ में आप मेरे प्यारे दोस्त करंट अफेयर्स, समसामयिकी क्या है, करंट अफेयर्स ही पूरा, बोलो यस और नो, करंट अफेयर्स ही है पूरा। तो ये वो हिस्सा है जो आपके एग्जाम में रहता है, सामान्य ज्ञान और उसके साथ साथ में मेरे दोस्त क्या, समसामयिकी के आधार पर, क्लियर। तो ये सारे वो आपके पोर्शन होंगे जो आपको सामान्य ज्ञान में पढ़ने होंगे। अगर आप बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम देते हैं तो ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, इन 100 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 93 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन से ही होंगे। ये पूरा पोर्शन होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, बिहार जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसी से संबंधित होंगे। रहे बच्चे, अब आप कहोगे सर 7 क्वेश्चन जो बच गए वो किसके होते हैं। उसमें क्या होता है मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रह जाता है, ठीक है। ये 4 से 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स रहेगा, कई बार 3 ही क्वेश्चन भी आया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। इस बार पिछली बार 93 थे, इस बार हो सकता है 90 हो जाए, या हो सकता है 95 भी हो जाए। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन रह सकता है। और 2 से 3 क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, ये रीजनिंग के पार्ट पर रहते हैं, और वो बहुत ही आसान वाली रीजनिंग रहती है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये 7 क्वेश्चन है एक तरफ, और एक तरफ ये 93 क्वेश्चन है। तो अगर आपका मैं एग्जाम की क्वालिफाई करने की बात करूं, तो अगर आप इन 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं करेक्ट, तो आपका जो पीटी है वो हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। 70 क्वेश्चन आपको हर हाल में करेक्ट करने हैं। अब देखिए 30, ये एकदम एक लॉजिक क्लियर हो गया कि 100 में से 30 क्वेश्चंस तो मुझे अगर नहीं भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे 70 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको 70 क्वेश्चन एटलीस्ट बढ़िया तरीके से करेक्ट करने ही होंगे। नाउ आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को समझेंगे। मुख्य परीक्षा की क्या चीजें रहती हैं, जो मेंस होता है उसका क्या सिनेरियो होता है। मेंस में यहां पर 2 पेपर हैं मेरे दोस्तों, 2 पेपर होते हैं। पहला एक पेपर होता है सामान्य हिंदी, या आप कह सकते हो जनरल हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। यहां पर आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं, क्वालिफाई करना जरूरी है।
अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, क्वालिफाइंग है। बस आप इसे पास कर लीजिए, 30% अंक आपके आ जाएं। इसके लिए आपको जो समय दिया जाता है पेपर के लिए, 2 घंटे का समय दिया जाता है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है, जो सेकेंड पेपर होता है, वो होता है सामान्य अध्ययन। जी हाँ, सामान्य अध्ययन, 100 प्रश्न होते हैं इसके भी, और 200 अंक के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपको जो समय दिया जाता है वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब सामान्य अध्ययन में क्या है, वही मेरे प्यारे दोस्त जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन है, पूरा पोर्शन इंडियन पॉलिटी का है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना के समान क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान कह सकते हो, सामान्य विज्ञान है, बिहार का जीके जीएस है जो स्टेट का रहता है, स्पेस एंड डिफेंस का पार्ट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और करंट अफेयर का, सीए करंट अफेयर का हिस्सा, और इसके साथ साथ में थोड़ा सा मैथ्स का हिस्सा और थोड़ा सा रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग एकदम ना के समान होता है, इस बात को याद रखिएगा। ना के समान का मतलब समझ रहे हैं, 90 to 93 क्वेश्चन आपका इसी पोर्शन से रहता है, बाकी 5 से 7 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ्स का इंक्लूडेड रहता है। क्लियर? तो अब देखिए, जो आप वहां पढ़ेंगे वो आपको मेंस में भी काम आएगा। मेंस में बस आपके पास में जो एडिशनल पॉइंट हो रहा है वो ये वाला हो रहा है कि आपको सामान्य हिंदी करनी होगी। सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी इसे कहते हैं, ये आपको करनी पड़ेगी दोस्त। सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी को आपको प्रिपेयर करना ही होगा। अगर आप पीटी पास कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ये मान के चलिए 50% मेंस का काम कर लिया है, मात्र और मात्र 50% कर लिया है। अब आपको मात्र और मात्र 20 to 30% और काम करना है पीटी के बाद मेंस के लिए। थोड़े डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं जो आपको यहां पे कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सिलेबस। क्या होगा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम करंट अफेयर पे ही डिस्कशन करेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग, वर्तमान घटनाएं जो प्रेजेंट की इवेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। दूसरा होता है स्पोर्ट्स या खेल, बैडमिंटन, टेनिस है ना, लॉन टेनिस आपका खो खो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बहुत सारी चीजें, आईपीएल पूरा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, इंपॉर्टेंट जो नेशनल ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कह सकते हो जो कह सकते हो इवेंट्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फेमस पर्सनैलिटी, जो प्रसिद्ध लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, आम नाम हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पूर्ण रूप और नहीं कैसे संकेताक्ष, मतलब पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म जो होता है उस पे हम लोग काम करेंगे। प्रारूप कैसा है उस पर काम करेंगे। रोग और पोषण पर काम करेंगे। पुरस्कार, रोग और पोषण में देखा होगा नई नई बीमारियां आजकल जनरेट हो रही हैं, है ना, जो पहले कभी नहीं थी, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, उन्हें आपको बताया जाएगा। लेखक और पुस्तक रहेंगी, पुरस्कार रहेंगे। संस्कृति और धर्म, जो आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो रहेगा। विरासत और कला भी रहेगी, जो आपके हेरिटेज के पार्ट हैं। राजनयिक संबंध कैसे हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे, इंटरनेशनल रिलेशन है, जो फॉरेन रिलेशन है वो कैसे हैं। रक्षा और पड़ोसी, मतलब कहने का डिफेंस, और हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इनके साथ में बांग्लादेश हो, इनके साथ में हमारे कैसे रिलेशन है उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान लिख दिया, इसका मतलब सब कुछ लिख दिया, पूरा संविधान है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के संविधान सभा, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, है ना, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप,
डीपीएसपी हो गया, आपका पूरा पार्लियामेंट का पार्ट हो गया जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा रहेगी। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट और सीएजी के ऊपर भी हम बातें करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द थिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बातें होंगी, जो राज्य विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका राज्यसभा कह रहा हूँ, राज्यपाल होगा, राज्यपाल के साथ साथ में विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, एडवोकेट जनरल का क्या सिनेरियो है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हाई कोर्ट पर भी डिस्कशन होगा, पंचायती राज सिस्टम कैसा है उस पर चर्चा होगी, लोकल अर्बन गवर्नमेंट कैसी है, या कह सकते हो जो स्थानीय स्वशासन है वो कैसा है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिस्टम कैसे हैं, न्यायपालिका क्या है, प्रजातंत्र क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी स्थानीय स्वशासन क्या है, राजनीतिक सामाजिक, है ना, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां कैसी हैं, सीमांत और विविधता, मतलब जो डाइवर्सिटी है, या कह सकते हो जो विविध चीज़ें हैं, मिसलिनियस पार्ट हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे ये हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें हम प्राचीन भारत के ऊपर चर्चा करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैदिक एज, फिर उसमें आपके सारे पीरियड्स आ जाते हैं, चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो, गुप्ता पीरियड हो, है ना, तो कई सारे पीरियड आते चले जाएंगे। फिर उसी में आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी हैं, वहीं पर डिस्कशन होता है। वहाँ पे आपके 16 महाजनपदों के ऊपर भी डिस्कशन है ना। मध्यकालीन भारत जो है उस पर भी आपकी चर्चा रहेगी, 712 ईस्वी से लेकर के आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, और पूरा का पूरा अगर हम बात कर रहे हैं तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स तक पहुँचेगा पूरा, या ऐसे कह सकते हैं कि 1707 तक रहता है, जहाँ औरंगजेब है। फिर औरंगजेब के बाद में डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो जाते हैं, मॉडर्न इंडिया में एंट्री कर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली सुल्तान की बात करेंगे, वास्तुकला, यहाँ पे कल्चर कैसा था, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कैसा था, स्थापत्य कला कैसी थी, क्या चीज़ें थी, उन पर डिस्कशन होगा। साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कैसी थी, जो रीजनल कल्चर्स हैं वो कैसे थे, आधुनिक भारत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर की स्थापना, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज की बातें हैं जो आपके बेसिकली आदिवासी समाज से रिलेट करेंगे। 1857 का विद्रोह है पूरा का पूरा, महिला और सुधार जो आंदोलन हुए सुधार के लिए, राष्ट्रवादी आंदोलन भी है, और स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति कैसी है या कैसी रही उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा होगी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर के बारे में, साथ ही साथ में मानव पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन क्या है, नदी प्रणाली क्या है, एक सामाजिक अध्ययन के रूप में भूगोल, मतलब समझ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के रूप में भूगोल मतलब पूरा का पूरा भूगोल का पार्ट आ जाएगा, है ना। साथ ही साथ में सौर मंडल और ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या है, ग्लोब क्या है, भारत का राजनीतिक आरेख क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो ये सिलेबस के पार्ट पर रहेगा। ये आपका भारत में बैंकिंग प्रणाली कैसी रही या कैसी है उसके ऊपर चर्चा है। भारत में बैंकिंग की जो स्थितियां हैं वो कैसे शुरू हुई, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर चर्चा है। राष्ट्रीयकरण क्या है, पंचवर्षीय योजना कह लें, या इसी को हम लोग आर्थिक योजना भी कहते हैं, या इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया भी कहते हैं इसे। तो भारत का जो विकास हुआ वो पिछले सिंपल सी बात है कि अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि भारत का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ या 5 वर्षों में हुआ या 15 वर्षों में हुआ। भारत का विकास जो है वो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक निरंतर और लगातार होता चला आ रहा है। समय समय पर जैसी स्थितियां रहीं वैसे रिफॉर्म्स होते चले आ रहे हैं। नीति आयोग इज ऑल्सो, इस पर चर्चा होगी। जनगणना जो है अभी तक जो डेटा है हमारे पास में वो 2011 का डेटा रिलीज हुआ है, जो पहले ही हो गया था 2013 में। लेकिन प्रेजेंट में जो 2021 का डेटा, जो कि पहली बार देश में डिजिटल सेंसस या डिजिटल जनगणना की गई पहली, इसका डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। अगर डेटा आ जाता है नया तो आपको नया डेटा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर 2011 का डेटा डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड जो होगा उस पर। भारत में कृषि प्रणाली कैसी है उसके ऊपर चर्चा होगी। वित्तीय बाजार कैसा है, फाइनेंशियल मार्केट कैसा है, इसमें मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और लोक वित्त का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम लोग देसी और शुद्ध भाषा में या देसी स्टाइल में बजट के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान का बजट है उस पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद पर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के आधार पर आपकी चीज़ें होंगी जो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ये साइंस का पोर्शन है, जिसमें आपका ध्वनि साउंड रहेगा, लाइट रहेगा, प्रकाश, प्राकृतिक घटनाएं रहेंगी, प्राकृतिक संसाधन होंगे, विद्युत प्रवाह और सर्किट की बातें होंगी, चुंबक और चुंबकत्व होगा, पदार्थों का परिवर्तन
कह सकते हो जो चेंज ऑफ सबस्टांस है उसकी बातें करेंगे, परमाणु की संरचना की बातें करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बातें होंगी, मानव रक्त कोशिका, विटामिन, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन मतलब पाचन, उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानव शरीर में हड्डियां कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है, उस पर डिस्कशन है। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु पर काम करेंगे, कार्बन, मिट्टी, सॉइल पर काम करेंगे। यहाँ पर एसिड, बेस और आपका नमक, बेसिकली अम्ल, क्षार और नमक रहता है, ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ब्रह्मांड, गति, कार्य, ऊर्जा, इन सभी पर भी हम लोग, कॉस्मोलॉजी पर भी डिस्कशन होगा, बेसिकली इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस, है ना, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मैथ्स का पोर्शन रहेगा जिसमें हम लोग संख्या प्रणाली पढ़ेंगे, बीज गणित का परिचय है, पूरी संख्या, नकारात्मक संख्या और अनुमान क्या है, अनुपात, समानुपात क्या है, अनुपात में अनुपात कैसे देखते हैं उसको पढ़ेंगे, डेटा व्याख्या क्या है, एसआई और सीआई मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, छूट डिस्काउंट क्या है, प्राथमिक दस्तावेज को दर्ज करें, ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे। और चतुष्कोण को डिस्कस करेंगे, चतुष्कोष कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कुछ आकृतियां रहती हैं उनको कैसे डेवलप किया जाता है तो उनका निर्माण सीखेंगे, क्षेत्र मिति सीखेंगे, यहाँ पे मेंसुरेशन का पार्ट क्या है, क्यूब जानने की, अब ये क्यूब जो पार्ट है ये रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स इंक्लूडेड है। लाभ हानि पढ़ेंगे, पहेली, पहेली जो है ये आपकी रीजनिंग का पार्ट रहेगा, है ना, खून के रिश्ते जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, या आप कह सकते हो कि नहीं ब्लड रिलेशन कह लो या खून के रिश्ते, वॉट एवर ऐसे करके हिंदी में कह सकते हैं आप। चित्र श्रृंखला क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला मतलब आपने देखा होगा, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला का मतलब होता है उसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ए लिख दिया और बगल में उसने 1 लिख दिया, फिर डैश डैश करके उसने सी लिखा और फिर आपका 3 लिख दिया, डैश डैश करके उसने फिर ई लिखा, फिर उसने 5 लिख दिया, फिर डैश डैश करके अब क्या आएगा। तो इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, नंबर सीरीज भी इसमें रहती है और अल्फ़ाबेट की भी सीरीज रहती है। तो इसमें करेक्ट कौन सा नंबर करेक्ट है ये भी बताना होता है, या कई बार बताना होता है कौन सा इनकरेक्ट है, या कई बार बताना होता है कि इसमें स्पेस स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, उसमें क्या फिल किया जाएगा वो बताना होता है। ऑड वन आउट क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब कोई 3 ऐसे होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं तो कोई 3 ऐसे होंगे जो किसी ना किसी मैनर में सिमिलर होंगे और एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। सो दैट इज द थिंग कि ऑड वन आउट क्या रहने वाला है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कह दिया जनवरी, फिर मैं कह दिया मार्च, फिर मैं कह दिया मई, फिर उसी बीच में मैंने एक फरवरी लगा दिया। तो अब जनवरी 31 की होती है, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, लेकिन फैब जो होता है वो 28 या फिर 29। अगर सिंपल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो 28, अगर लीप ईयर है तो 29, ठीक है। तो फैब क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो ऐसी चीजों पे डिस्कशन होने वाला है। तो जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, अब उनके मन में एक और बात होगी कि सर नोटिफिकेशन कब तक वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। तो जो अनुमान है, जो मेरा मानना है वो ये मान के चलिए आप कि जून मिड तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, नोटिफिकेशन आउट हो सकता है जून के मिड तक, ठीक है, जून के मिड तक। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मिलने वाली है। तो इसमें आपको सिर्फ अपना एक सिलेक्शन, भाई आप एक है ना, तो आपको अपना एक सिलेक्शन कंफर्म करना है। तो उसके लिए आप सभी लोग लग जाइए हमारे साथ, कहाँ पर, ओनली ऑन बिहार एग्जाम्स वाला पर। तो जितने प्यारे दोस्त हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2023, उससे संबंधित बाकी की मुलाकातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आप सभी के लिए बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में सारी जानकारी जो मैंने आपको दी। अब हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होगी, तो बिहार एग्जाम्स वाला पर। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।